बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रियाएं जो है वो दूसरे चरण तक तो समाप्त हो चुकी हैं। तीसरे चरण का जो नामांकन प्रक्रिया है वो भी अब समाप्त पे है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब चूंकि नामांकन हो चुका है तो अब नेताजी लोग यानी जो उम्मीदवार लोग हैं वो क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपने पार्टी का और या जो निर्दलीय है वो अपना वोट जो बनाने का जो तरीका है वो क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पे एक जिज्ञासा होती है वोटरों के मन में और खासकर हमारे दर्शकों के मन में। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जो उम्मीदवार हैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से। एक पार्टी है जय महाभारत पार्टी और इसी पार्टी से इन्होंने नामांकन किया है मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के तौर पे। तो सबसे पहले हम अखिलेश्वर सिंह जी का स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। अच्छा अखिलेश्वर सिंह जी, पहले ये बताइए कि आप किसान हैं, जैसे आपने बताया जी, किसान हैं। और किसान मतलब खेती किसानी के बाद राजनीति, मतलब कैसे दोनों थोड़ा सा अलग अलग चीज़? सर मैं शुरू से ही 2001 में पंचायत चुनाव जिस समय उसी समय से इससे जुड़ गया और लगातार किसी न किसी रूप में अन्य समाज के बीच में कहीं न कहीं अपना भागीदारी निभाता रहा। आज जय महाभारत पार्टी के द्वारा हमें मीनापुर से उम्मीदवारी के लिए मौका दिया गया तो हम अपना दावा यानी कि सभी प्रत्याशियों के बीच में जनता के बीच में अपना जो है सो हम ले जाएंगे। बस यही हमारा कहना है। एक बात बताइए, दरअसल बिहार में कितने सीट पे आपकी जो पार्टी है जय महाभारत पार्टी, बिहार में कितने सीट पे चुनाव लड़े? जय महाभारत पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री अनंत विष्णुदेवा जिन्होंने आकर के घोषणा किया कि मैं पूरे बिहार में 243 के 243 सीट पर अपना उम्मीदवार दूंगा और मेरे अध्यक्ष का दावा है कि महागठबंधन और राजग गठबंधन दोनों से अलग होकर दोनों के सरकार के दोनों के परिस्थिति से दोनों के प्रशासन से जनता जो है सो त्रस्त है। इसलिए तीसरा मोर्चा कायम करके और जनता के सहयोग से अपना सरकार बनाना चाहते हैं। यही हमारा अध्यक्ष का दावा है। तीसरा मोर्चा, बिहार में तीसरे मोर्चे की बात जब जब हुई है तब तक कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे को मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ का इतिहास रहा है क्योंकि यहाँ पे पारंपरिक राजनीति में हमेशा या तो एनडीए या फिर महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके द्वारा सरकार बनाई जाती रही है। और जो तीसरा मोर्चा है वो तीसरा मोर्चा पूरी तरह से जनता के द्वारा हमेशा नकारा ही गया है। बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो वैसे मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में आपके? सर मुद्दा ही मुद्दा है, मुद्दा घनेरों है। अब कहते हैं कि विकास पुरुष से बहुत काम किया। नीतीश कुमार को छोड़िए, हम जहाँ हैं विधानसभा में नहीं विकास हुआ है, लेकिन मुद्दा जो है सो भी सुन लीजिए। एक भी डिपार्टमेंट में नहीं है जिसमें जनता को परेशानी न हो, जनता रिश्वत नहीं देता हो। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। अगर 1990 में 1991 में एगो दाखिल खारिज करवाने में जनता को 10 से 15 रुपया लगता था और जिस समय दिनेश प्रसाद मीनापुर के मुख्यमंत्री बने, भले ही मीनापुर के प्रतिनिधि विधायक बने, उस समय वो बढ़ करके 200 से 300 रुपया हो गया था। उनके हटते हटते वो 1000 रुपया हो गया था। और एक 5 साल के शासनकाल में, मुन्ना यादव के शासनकाल में ये दाखिल खारिज का जो है 2000 से 5000 10,000 रुपया तक लिया जा रहा है। क्या ये आपको मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है? तो यह मुद्दा है। आप एक आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, छोटा से छोटा एलपीसी
अगर ब्लॉक में जाइएगा, अगर आप स्थानीय होइएगा चाहे बाहर से, आप जहाँ से हैं उसे, लेकिन अगर जा करके आप थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वहाँ का क्या स्थिति है। हमको करने का ज़रूरत भी नहीं है, चाहे जोन डिपार्टमेंट हो। एक स्कूल है, स्कूल में जो भोजन का, मध्याह्न भोजन का जो है, क्या है, उपस्थिति कुछ दर्शाया जाता है, मध्याह्न भोजन कुछ बना रजिस्टर में कुछ दर्शाया जाता है, आवंटन कुछ उठाया जाता है और लड़का को कुछ खिलाया जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्कूल जो है सो सही ढंग से मेरे समझ से पूरा का पूरा, चाहे पहले का गठबंधन हो चाहे आज का गठबंधन, दोनों को दोनों पूरा का पूरा फेल हो रहा है। मतलब आपने बता दिया, सिरे से खारिज कर दिया आपने कि जो भविष्य जो होगा वो चाहे जो भी हो, लेकिन वर्तमान और अतीत जो है वो बेहतर तो नहीं रहा है पॉलिटिक्स में बिहार के लिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक कोरा कागज़ है, इस कोरे कागज़ में एक बेहतर बिहार बनाना है, ठीक? अगर आपको ये जिम्मेवारी या फिर आपकी पार्टी को अगर ये जिम्मेवारी मिलती है तो फिर क्या, किस तरीके से क्या वो करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सर, ऐसे हमारे अध्यक्ष महोदय का घोषणा है कि मैं शिक्षा के निजीकरण को समाप्त करूंगा। अच्छा एक बात बताइए सर, ये बहुत बड़ी बात आपने करी, इस पर हम बात करेंगे भी क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है आपका। हम जिस देश में रहते हैं वो देश अभी भी कृषि प्रधान देश है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक डेवलपिंग नेशन की बात हम लोग करते रहे हैं, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में वहाँ पे जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा होता है इनकम से। अगर हम यहाँ से प्राइवेटाइजेशन यानी कि शिक्षा में जो निजीकरण है अगर उसको समाप्त कर देते हैं तो वैसे केस में देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट होगा और सरकार के पास इतनी बड़ी राशि नहीं होगी कि वो शिक्षा में इन्वेस्ट कर सके, और लगभग जितने इसके साक्षर होने वाले जो लोग होंगे जिनको शिक्षा की ज़रूरत होगी उन सब तक हम बेहतर शिक्षा पहुँचा सकें। बताइए। मेरा मानना ऐसा नहीं है। फंड की कमी, आपका सीधा कहने का मतलब है कि राशि की कमी, और राशि का सरकार कहीं ना कहीं राशि की वसूली का सही उपयोग न, कैसे वसूलेंगे आप? राशि क्या वसूलना होगा? हम उसका रास्ता आपको दिखा देते हैं। आज आप भी रोड पर चलते होइएगा, बिहार में एक भी ट्रक अगर अंडर लोड गुजरता हो बालू और गिट्टी लेकर के, तो हमसे जो भी पूछ लीजिए, आप रोड पर जाके इंक्वायरी कीजिए, क्या उसमें सरकार का राजस्व नहीं मर रहा है? उसका कोई सिस्टम ऐसा कर दिया जाए कि लोड के मुताबिक आपको जितना माल ढोलिए यानी ढुलाई कीजिएगा उसके मुताबिक हमको टैक्स दीजिए। सारा का सारा पैसा जो है बालू गिट्टी का जो रोड टैक्स का जो पैसा होगा सो सब अफसर के जेब में जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है, एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बेसिकली, सही तरीके से देखा जाए तो, कि जो गिट्टी और बालू जो जाता है उसमें से जो पैसे आते हैं, जो राजस्व की बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि कोई भी खास करके नेचुरल एसेट जो भी होता है वो स्टेट या फिर सेंटर की संपत्ति होती है, केंद्र की संपत्ति होती है। वैसे केस में अगर कोई ट्रक पे बालू और गिट्टी अगर लाद के जा रहा हो तो वो पैसे उसे नहीं देते सरकार को, उसे पैसा ऑफिसर के जेब में जाता है। वो नहीं, सरकार देती है, ट्रक के द्वारा नहीं दिया जाता है। परमिशन आपको 20 टन का है, लोडिंग 45 टन है, तो 25 टन का राजस्व तो मारा गया, और वो पैसा न सरकार के यहाँ गया और न जो व्यवसायी है उसको यहाँ बचा। वो जो है बीच के जो पदाधिकारी जो हैं, चाहे सरकारी जो भी हैं अफसरशाही, उनके यहाँ तो पैसा लग जाता है, और वो पैसा कहीं ना कहीं सरकार मान लीजिए अगर आपकी बनती है तो सिस्टम में लोग तो यही रहेंगे, कैसे चेंज कीजिएगा? इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो आज की सरकार में इच्छा शक्ति की घोर कमी है। वही नीतीश कुमार पहली बार जिस समय सत्ता में आए थे उस समय उनके पास इच्छा शक्ति था और सुधार का प्रयास किए और सुधार किए, लेकिन समय के साथ फिर वही ढाक के 3 पात। आज बात बताइए, अभी तक आपकी चूंकि सरकार जो है किसी भी स्टेट में तो बनी नहीं है, तो सिस्टम चलाने का जो अनुभव होता है जब काम करते हैं तो अनुभव आता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वैसे केस में फिर जो अनुभव की कमी होगी तो फिर अनुभव की कमी के बाद बिहार को बेहतर कैसे बनाएंगे? सर, ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे सरकार में चुन करके आएंगे वो एकदम अनप्रैक्टिकल लोग हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। स्टेट चलाना, देखिए कहीं ना कहीं काम करना और स्टेट चलाना दोनों अलग। स्टेट चलाना स्टेट सर पदाधिकारी लोग चलाते हैं। चलिए शिक्षा की बात कर रहे थे ना हम लोग, मतलब शिक्षा को कैसे डेवलप, कैसे मतलब प्राइवेटाइजेशन से शिक्षा को खत्म कर दिया जाए
तो फिर तो मोनोपोली हो जाएगा ना, मोनोपोली जैसे आज से कुछ साल पहले था। अभी एक मिनट, गवर्नमेंट शिक्षा, अगर सरकारी शिक्षा की बात करेंगे आप, तो कुछ साल पहले तक जो सरकारी शिक्षा और गांव में जो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा दी जाती थी वो केवल खाना पूर्ति होती थी। अब थोड़ा बेहतर पहले से तो हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहुंचने लगे। मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया और वही मीनापुर हाई स्कूल 1990 से जो पहले था सरकारी ही था, लेकिन उसका स्थिति कुछ और था। और आदमी लोग अच्छे अच्छे जो गार्जियन थे वो अपने बच्चे को उस मीनापुर हाई स्कूल में नामांकन कराना अपना गर्व समझते थे। अगर आपको जानकारी विगत वर्षों का होगा, महसूस होती है हम उनके बारे में पूरा जानकारी नहीं है। कोई रघुवंश बाबू थे वहाँ के थी, या हो सकता है नाम में गलती हो रही हो, वहाँ के प्रधानाध्यापक थे, जो उनसे पढ़ना लोग गर्व समझता था। वो भी तो सरकारी शिक्षक न थे, सब तो सरकारी का देना है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे टीचर थे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स और बहुत अच्छे अच्छे IAS IPS सरकारी स्कूल से पढ़ के भी बने थे उस समय। एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर पहले लोग जो गर्व समझते थे, आज लोग शर्म का विषय समझते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ना। आखिर बताइए इसके पीछे कारण क्या रहा? बस अरे प्राइवेट स्कूल, अच्छा एक बात बताइएगा, दो चीज़ें हम एक साथ रखते हैं, एक आपको फ्री में देते हैं और दूसरे के लिए आपसे पैसे लेते हैं, और फिर भी जब भीड़ अगर पैसे वाले चीज़ों के लिए ज़्यादा होगा तो इसके लिए दोषी क्या, मतलब क्या कारण क्या है? जागरूकता की कमी। लोगों को पता नहीं पता है। एक भीड़ तंत्र विकसित करके मार्केटिंग अब एक किसी भी प्रोडक्ट को इतना बार अच्छा कह देना जो वास्तव में लगे कि वह अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, टीचर अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है, इसी को मानते हैं जी। जब व्यवस्था की ही कमी है सर, तो फिर बाकी बचता ही क्या है? तो किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए व्यवस्था का सही होना ही जरूरी। तो व्यवस्था कौन प्रोवाइड करता है? सरकार का जवाबदेही है कराना। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह आप रहते हैं, आपने खुद दोनों बातें बताई कि एक र्यूमर सा है, तो र्यूमर सरकार तो नहीं चलाती, र्यूमर वहाँ के लोग चलाते हैं। अगर मान लीजिए लोग अवेयर नहीं होंगे, लोग ही जागरूक नहीं होंगे, तो इसमें सरकार के क्या लोग नहीं चलाते हैं। फिर अभी ये भी भ्रांति है, आम जनता वैसा कोई र्यूमर नहीं चलाते हैं, वो र्यूमर में फंस जाते हैं। वो सत्ताधारी दल, जो लोग सत्ता में होते हैं, जो लोग को कहीं ना कहीं कुछ लाभ लेना होता है, वो गलत र्यूमर को फैला देते हैं, जिसके द्वारा अभी मीनापुर में जैसे मान लीजिए अगर कोई स्कूल खुलता है, 10 तक का कोई स्कूल खुलता है, स्कूल का मान लीजिए, सरकार को उससे किस तरह के फायदे और किस तरह का जो है मतलब उसे लाभ बता रहे हैं सरकार लाभ के लिए जो है? देखिए, सरकार तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना ही हुआ है कि सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको समान अधिकार उपलब्ध कराए। और अभी का जो व्यवस्था है, सरकार समान अवसर किसी को प्रदान नहीं करता है। समाज में कोई गरीब है तो स्कूल में जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, स्कूल में जाता है तो वहाँ पढ़ाई नहीं है, कोई पैसा दे करके अच्छे से अच्छे स्कूल में चल जाता है। तो ये व्यवस्था की खामी है। अगर हम, यही बात मैं उस समय से आपको बता रहा था कि जब लगभग हम जब भी शिक्षा की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट अगर स्कूल नहीं होंगे तो गवर्नमेंट स्कूल के पास जो लोग होंगे उनके माइंड में भी यही चीज़ होगा कि अगर यहाँ नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मोनोपोली होगी ना फिर। ऐसा उसके कहीं ना कहीं सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, चाहे उसका कोई स्केल बने, सरकार कोई स्केल बनाए। सरकार तो पैसा ही नहीं देती ना। नहीं, फिर पैसा तो वही है, शिक्षकों को पीटा भी जाता है। अरे ऐसा तो वही है, पीटा जाता है तो उसके लिए कानून नहीं है। शिक्षक अगर वास्तव में, शिक्षक अपने वेतन के लिए आंदोलन करते हैं, तब ऐसे शिक्षकों को पटना की सड़कों पर पीटा भी जाता है। अगर शिक्षक वास्तव में शिक्षक हैं तो बहाली कौन की इसकी? अगर शिक्षक अगर वास्तव में शिक्षक नहीं है तो शिक्षक की बहाली की किसने? विगत वर्षों में जो सरकार थी वो की, और गलत की ना। हाँ, कहीं नहीं, रोजगार के दृष्टिकोण से रोजगार। आप सरकारी विद्यालय के हिमायती हैं तो सबसे बड़ी बात है ना, ये गलत नहीं है, हिमायती होना पड़ेगा और हिमायती होना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आप हिमायती बने और सब लोग बने, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर मान लीजिए हम हिमायती बनते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शिक्षक वहाँ पढ़ाते हैं, अगर वो शिक्षक हैं तो उनको वेतन मिलना चाहिए सही से। अगर वो शिक्षक नहीं है तो आपने बहाली कैसे कर ली? सवाल दोनों स्तर में तो सरकार फंसेगी सर।
सरकार फंसेगी तो ये विगत वर्षों की जो सरकार है वो कुछ सिस्टम ऐसा लुंजपुर निर्माण किया जिसका परिणाम गलत होते चला गया। इतना लुटपुट वाला जो सिस्टम है उसको ठीक कर लीजिएगा, सरकार बनेगा। सर एक दिन में कोई नहीं ठीक कर सकता है। मतलब 2 दिन बाद चाहिए, मतलब 15 साल का शासन नहीं, आपको भी चाहिए? दो तीन नहीं, हमको शासन नहीं चाहिए। हम पार्टी को अब अभी तो हम सबसे पहले जनता के सामने अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता अगर हमको उस लायक समझेगी, हमें सत्ता देगी, तो हम पूरा दावा और विश्वास के साथ कहते हैं कि हम सेवा में खड़ा उतरेंगे। शिक्षा में तो सुधार हो गया, अब कहाँ कहाँ सुधार? सर इको डिपार्टमेंट नहीं है जो बचा हुआ है, तो आपको क्या लगता है रोड डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है? PWD में मनरेगा में नहीं है जो पहले 5% 10% कमीशन था, ये मेरी 40% कमीशन ब्लॉक में काट करके रख लेता है, और गलत हाजिरी बनता है, गलत बहका करके 200 रुपया दे करके अभी भी क्या किया जाता है कि 10,000 रुपया निकासी कराया जाता है, अंगूठा लगवा करके जो आदमी निरक्षर है उसका। नीतीश बाबू जो कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, क्या लगता है ठीक है? विकास पुरुष थे लेकिन अब नहीं रहे। विकास पुरुष थे लेकिन अब नहीं रहे। कब थे विकास पुरुष? मैंने पहले थे 5 वर्षों के शासन में लगता था कि वो विकास पुरुष थे। पहले का 5 वर्ष में विकास पुरुष थे, बाद में विनाश पुरुष हो गए। नहीं, वो व्यवस्था उनके नियंत्रण से बाहर चला गया, चाहे जो कारण हो गया, कहने का मतलब जो कारण हो। उनको सत्ता का लोभ था, गठबंधन बनाते गए दूसरे से, यानी कि किराया का सरकार जो होता है चाहे भाड़े का मतलब कहीं ना कहीं आप नाराज हैं इस बात से कि राजद के साथ उसको गठबंधन नहीं करना चाहिए? नहीं, राजद से क्यों गठबंधन, किसी से गठबंधन, राजद से गठबंधन कर ले नाराज। नीतीश मान ली नीतीश कुमार दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री बने, तीसरे में बने, क्या वही जिम्मा लिए हुए कि बिहार को सुधारेंगे? दूसरा कोई नहीं, आप नहीं सुधार सकते हैं। अगर मौका मिलेगा ईमानदारी से। हम तो पत्रकारिता करते हैं, हम कैसे? ऐसा नहीं है, पत्रकार लोग राजनीति में नहीं है, बट फिर शिखर के पत्रकार लोग राजनीति नहीं, वो तो है। देखिए आज रघुवंश जी जो है, नहीं हम समझ रहे हैं, उपाध्यक्ष जो है विधानसभा लोकसभा राज्यसभा के उपाध्यक्ष, वो पत्रकारिता से आ गया है। जी। तब आप में ऐसा तो नहीं है कि आप में वो क्षमता नहीं है, आप में तो हमसे ज़्यादा क्षमता है, बस उसका उपयोग होना चाहिए। क्या है ना कि जिस तरह की राजनीति होती है वैसी राजनीति नहीं हो पाती ना। मतलब मान लीजिए साफ राजनीति और गंदी राजनीति में यही तो फर्क है। देखिए इसमें एक कुछ जनता भी जो है, जनता का व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। आज जनता जो है सो प्रलोभन में आकर के वोट करती है, उसका परिणाम वैसा ही आगे निकलते चला जाता है। इसमें अरे इस चीज़ बहुत कठिनाई तो है, ये कठिन कार्य है, साधारण कार्य नहीं, चाहे जिसके लिए हो। बड़ा कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं। मीनापुर से भी जी, मीनापुर से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस कठिन कार्य को करने का कोशिश करूँगा। शुरुआत की व्यवस्था और शिक्षा 2 चीज़ है जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं। मीनापुर को एकदम स्वच्छ बना दीजिएगा। मतलब सर अभी हम अगर सिंगल विधायक बने और पूरे बिहार में मेरा सरकार नहीं बना तो फिर हम दूसरे के शिकंजा में आ जाएंगे। तो इसके लिए से बचने के लिए अपना सरकार भी बना। बस नहीं, सरकार नहीं, इसमें जनता को सचेत होना होगा। जनता अगर स्वच्छ यानी कि किसी एक पार्टी की सरकार बनाएगी तो सच में सही शासन होगा। जिस तरीके से बता रहे थे मतलब जय महाभारत पार्टी जो है आपकी, मतलब उसका उद्देश्य है कि सरकार बने बिहार में और सभी सीटों पे चुनाव लड़ा जाए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें बताई। शिक्षा और व्यवस्था ये 2 ऐसी चीज़ है जो रीढ़ होती है किसी समाज की। व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो समाज की जिम्मेवारी और नेताओं की जिम्मेवारी होती है कि उसके रोजगार के लिए वहीं पे कोई बेहतर व्यवस्था की जाए। आज बिहार जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा ग्रसित है वो है बेरोजगारी। यहाँ के युवा, चूँकि सबसे युवा राज्य माना जा रहा है बिहार को, और यहाँ का जो युवा टैलेंट है, युवा टैलेंट बेरोजगार होकर शहर से, राज्य से बाहर निकलकर और अपने टैलेंट को औने पौने दाम पे कहीं भी किसी भी तरीके का काम करके बेच रहा है। कहीं ना कहीं बिहार का टैलेंट बर्बाद हो रहा है। लेकिन नेता, मुख्यमंत्री या फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं, इनको तो फुर्सत नहीं है अपने प्रचार से और वैसी चीज़ों से जिससे वो फिर से एक बार सत्ता में आने से अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकना चाहते हैं कि एक बार फिर से सत्ता की मलाई मिले। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत, अखिलेश्वर जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई शिक्षा व्यवस्था को लेकर। बहुत
क्या बहुत अच्छी बात बताई आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी धन्यवाद। तो अब जैसा आपको बताएं कि राजनीति जिस तरीके की बातें होती हैं कि पारंपरिक नहीं होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति की सोच बेहतर है, चाहे वो कुछ भी करता हो, अगर वो किसान हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, अगर उसके पास बेहतर सोच और एक बेहतर विकास मॉडल हो अपने क्षेत्र को लेकर के, और अगर वैसे लोग राजनीति में आए तो उनको जरूर सपोर्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि वैसे लोग आपका प्रतिनिधि बन के जब प्रतिनिधि बने तो आपको भी गर्व की अनुभूति हो कि मेरा प्रतिनिधि चाहे कुछ भी हो ईमानदार है और ऐसा है जिसके पास एक विजन है हमारे क्षेत्र को बेहतर और बेहतर से भी बेहतर बनाने का। पूरे बिहार में जितने भी मतलब जो 243 विधानसभा क्षेत्र है, हम तो यही चाहेंगे कि इस बार जो जनता है वो इस बार इस तरह का डिसीजन दे कि सब लोग शौक में रहें और बिहार के बेहतर मतलब बिहार के विकास के लिए, बेहतर विकास के लिए हम एक बार फिर से एक बेहतर सरकार चुने। जी जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। आज जो है नामांकन की प्रक्रिया जो हुई है, नामांकन प्रक्रिया जो वर्तमान विधायक है वो जनता के पैसा से जनता को खुश कैसे करते हैं, ये वो छोटा सा टिप्स हम दे देते हैं। हर डीलर से 10,000 रुपया चंदा ले लेना, हर डीलर से 10,000 रुपया चंदा बैग से, वो जनता का पैसा है, डीलर कहाँ से देगा? डीलर अगर 10,000 रुपया किसी भी नेता को देगा चंदा नॉमिनेशन करवाने के, डीलर आपके क्षेत्र में लिया है, डीलर से पैसा है सर कोई नहीं बोलेगा। लिया है, आप बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ हम बोल रहे हैं, वो कोई डीलर जो है सत्ता के डर से एक बार चूक तक नहीं करेगा मैंने दिया लेकिन देता है। कहने का मतलब लोग बोले न बोले, आप तो बोले, हम बोल रहे हैं, आप बताइए कौन दिया। हम बोल रहे हैं पूरा के पूरा डीलर 5,000 10,000 रुपये 10,000 रुपये चंदा देता है और उस चंदा के पैसा से गाड़ी भेजा जाता है गांव में और गाड़ी में नामांकन में भीड़ लगाया जाता है। 10 अब आपका एक पंचायत में 5 डीलर है, 5 50,000 रुपया, 50,000 में 10 गो गाड़ी भेज दिए, जनता नेताजी की जय जय हो गया। ये छोटा छोटा टिप्स है और जनता के पैसा से जनता को खुश करके अपने मलाई ले लेना ये आम बात है, ये नया बात नहीं है। इसमें आप भी अगर थोड़ा अनुसंधान कीजिएगा तो हमसे ज़्यादा पता आपको चल जाएगा कि आप दिन रात का यही काम है। तो बहुत बढ़िया तरीका बता दिए हैं आप, मतलब जनता के पैसा से जनता को खुश करना और जनता को प्रलोभित करके वोट ले लेना, यही तो नेता का काम है। नहीं सर, मैं किसान हूँ, मैं अभी 51 वर्ष के अवस्था में अभी तक कोई सेवा सर्विस नहीं की है। बस सामाजिक स्तर पर गांव में जो होता है जो हमसे बन पड़ता है उतना हम किए, उससे ज़्यादा अभी नहीं किए। अभी मौका मिला हमको अपना प्रतिनिधित्व का हाँ देने का, हम जनता के सामने अपना विजन रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। अब आगे निर्णय तो जनता के हाथ में है। जनता अगर हमको चाहेगी, जनता अच्छाई का साथ देगी तब आगे जाके कुछ हो पाएगा। अब जनता आपका साथ नहीं देगी तो अच्छाई का साथ, जनता बुराई का साथ देगी, हम तो देते रहेंगे। अब जनता नहीं देगी तो ये लोकतंत्र है, इसमें सारा शक्ति तो मेरे हाथ में नहीं है और हमारे हिसाब से तो दुनिया नहीं चलेगा। लोकतंत्र इसीलिए तो बनाया गया है। अब लोकतंत्र का परिभाषा भी जानते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बिल्कुल सही बताया आपने कि लोकतंत्र की परिभाषा जो है बिल्कुल वही है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार जो जनता है वो अपने द्वारा अपने लिए किस टाइप का जो है शासन वो चयन करती है। एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमारे पीछे लगा भी है, देख सकते हैं आप, किसकी होगी सरकार। सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क भी बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल तो वाकई बड़ा है। खैर आज के लिए इस अंक में बस इतना ही। अभिषेक जी कैमरे के पीछे और हम प्रिंस राज आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।